नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के पब्लिक सिस्टम्स में हो रहे कुछ बहुत ही दिलचस्प बदलावों पर बात करने वाले हैं। हमारी एजुकेशन के बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर हमारे लोकतंत्र के काम करने के तरीके तक काफी कुछ बदल रहा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये बदलाव आखिर क्या है और हमारे लिए क्यों मायने रखते हैं। आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम भारत और जर्मनी के स्कूलों को कंपेयर करेंगे। फिर फिनलैंड का लर्निंग मॉडल देखेंगे। उसके बाद समझेंगे कि कैसे एनईपी 2020 इन तरीकों को भारत में ला रही है। फिर बात होगी चुनावों में एनिमल वेलफेयर की, और आखिर में हम मैनिफेस्टोज और डिजिटल सटायर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। भारत और जर्मनी के स्कूलों की तुलना, ट्रेडिशनल बनाम वोकेशनल। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज़्यादा ध्यान खींचती है वो है दोनों देशों की अप्रोच का अंतर। देखिए, भारत में एजुकेशन मेनली 4 लेवल्स में काम करती है: प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और टर्शरी। और हमारा फोकस ट्रेडिशनल रटने वाली पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा होता है, राइट? सिलेबस भी काफ़ी हैवी है। लेकिन जर्मनी की तरफ देखें तो वहाँ सिर्फ 3 टीयर्स हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। उनका पूरा फोकस वोकेशनल स्किल्स पर है। वहाँ हाउपशूले और जिम्नाजियम जैसे स्कूल हैं जो बच्चों को सीधा इंडस्ट्री के लिए रेडी करते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, वहाँ सेकेंडरी और टर्शरी एजुकेशन एकदम फ्री है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि जर्मनी में ये सब इतने अच्छे से कैसे मैनेज होता है। इसका क्रेडिट जाता है KMK को, यानी कुल्टस मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। ये बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो पूरे जर्मनी के राज्यों की एजुकेशन पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करती है। इनका मेन काम ये मेक श्योर करना है कि बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ये लोग वोकेशनल एजुकेशन और डिजिटल लिटरेसी पर बहुत जोर देते हैं, जिससे एक यूनिफॉर्म हाई क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम बनता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, फिनलैंड का लर्निंग मॉडल और उनकी एक्सपीरियंशियल एजुकेशन। फिनलैंड का मॉडल सच में काफी रिफ्रेशिंग है। इमेजिन कीजिए, स्कूल सुबह 9 बजे शुरू हो रहा है, मतलब बच्चों की नींद पूरी। दिन की शुरुआत में 15 मिनट का एक ट्रांजिशन फेज होता है ताकि बच्चे आराम से सेटल हो सकें। पर सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? वहां कोई फॉर्मल एग्जाम्स ही नहीं होते। बिल्कुल सही सुना आपने। बच्चों को डेली रूब्रिक्स और क्विज के बेसिस पर असेस किया जाता है। इसे फिनोमिनल बेस्ड लर्निंग कहते हैं, जहां रटने के बजाय प्रैक्टिकल कॉमन सेंस और बच्चों के मेंटल हेल्थ पर सबसे ज्यादा फोकस होता है। इस कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बच्चों को वेस्ट मैनेजमेंट सीखना है, तो साइंस की क्लास में बच्चे घर पर खाद बनाना सीखेंगे। फिर उसी खाद के डिकॉम्पोजिशन टाइम का डेटा वो मैथ की क्लास में एनालाइज करेंगे। और आर्ट्स या लैंग्वेज की क्लास में वो रिसाइकल्ड चीज़ों से कुछ नया बनाएंगे, स्लोगन लिखेंगे और किसी एनजीओ के लिए फंड रेजर होस्ट करेंगे। मतलब एक ही टॉपिक, लेकिन उसे इतनी गहराई से और अलग अलग एंगल से पढ़ाया जाता है कि कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है। विदेशी मॉडल्स की बात तो हो गई, अब वापस अपने देश लौटते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है एनईपी 2020 के साथ भारत में सुधार और कैसे हम इन ग्लोबल प्रैक्टिसेस को अपना रहे हैं। लेकिन देखिए, फिनलैंड के मॉडल को भारत में हूबहू लागू करना इतना आसान नहीं है। असल में होता क्या है कि हमारे स्कूल छोटी क्लासेस में तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग और फ्लेक्सिबिलिटी अपना लेते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़ी क्लासेस में जाते हैं उन्हें वापस बोर्ड एग्जाम्स और सीबीएसई के कड़े रूल्स की तरफ लौटना पड़ता है। जाहिर है, आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो देने हैं, तो यहाँ एक प्रैक्टिकल क्लैश साफ देखने को मिलता है। और इसी गैप को भरने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पिक्चर में आती है। ये जो 50% का आंकड़ा है ना, ये बहुत क्रूशल है। एनईपी का एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है कि 2035 तक हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक ले जाया जाए। इसे रटने वाली पढ़ाई के बजाय मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, स्किल बिल्डिंग और फ्लेक्सिबल सिलेबस के जरिए अचीव करने का प्लान है। क्लासरूम से अब बाहर निकलते हैं और चलते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, चुनावों में एनिमल वेलफेयर। आइए देखते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी में ग्राउंड लेवल पर क्या बदलाव आ रहे हैं। अब बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र के एक ऐसे पहलू की जिस पर अक्सर ज्यादा चर्चा नहीं होती। 2012 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर आया था। पहले आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल रैलीज में हाथियों, ऊंटों, घोड़ों और बैलों का भारी इस्तेमाल होता था। इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट्स मिली कि इन बेजुबानों के साथ अमानवीय बर्ताव हो रहा है, जिसके बाद उन्होंने ये निर्देश जारी किया।
और ये कोई हवा में कही गई बात नहीं थी, इसके पीछे एक सॉलिड लीगल बेस है। इलेक्शन कमीशन ने कोट किया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A जी जीवित प्राणियों के प्रति दया का आह्वान करता है और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 इसे बैक करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये सिर्फ एक एडवाइजरी नहीं थी, बल्कि संविधान से जुड़ा एक बहुत मजबूत कानूनी नियम था। इस ऑर्डर ने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चीजें एकदम क्लियर कर दी। अब आप जानवरों पर तय लिमिट से ज्यादा बोझ नहीं डाल सकते। बिना खाने पानी के उनसे लंबे समय तक काम करवाना बिल्कुल बैन है। उनके शरीर पर हार्मफुल केमिकल से नारे लिखना बिल्कुल नहीं। और तो और, जिन पार्टीज का इलेक्शन सिंबल कोई जानवर या पक्षी है, वो भी चुनाव प्रचार में उस जानवर का लाइव प्रदर्शन नहीं कर सकते। डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस में ये एक बहुत ही सीरियस और जरूरी कदम था। सीरियस सरकारी नियमों से आगे बढ़ते हुए अब आते हैं आज के हमारे आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प सेक्शन पर, मैनिफेस्टोज और सैटायरिकल पॉलिटिक्स। हम सब जानते हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तो देश की बड़ी नेशनल पार्टियां जैसे तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआईएम, कांग्रेस और एनसीपी अपने ऑफिशियल मैनिफेस्टोज जारी करती हैं। इसमें वो अपनी पॉलिसीज और वादे डिटेल में जनता के सामने रखती हैं। ये तो हो गई हमारी ट्रेडिशनल फॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस जो सालों से चली आ रही है। लेकिन इंटरनेट और मीम्स की दुनिया में कुछ अलग ही लहर चल रही है। डिजिटल स्पेस में एक वायरल सटायर ग्रुप सामने आया जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। इसे अभिजीत दिपके ने शुरू किया था और ये ग्रुप खुद को आलसी और बेरोजगारों की आवाज बताता है। अब आप सोचेंगे कि नाम में कॉकरोच क्यों? वो इसलिए क्योंकि कॉकरोच सड़न और गंदगी के बीच भी सर्वाइव कर जाते हैं। ये अजीबोगरीब नाम बेसिकली सिस्टम की कमियों पर एक बहुत बड़ा और तीखा व्यंग्य है। अब क्रूशियल पॉइंट ये है कि भले ही ये एक सटायर हो, लेकिन इनकी डिमांड्स बहुत ही पॉइंटेड और लॉजिकल हैं। ये कैबिनेट में महिलाओं के लिए 50% रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं, दल बदल करने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन चाहते हैं। ये भी मांग है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस को राज्यसभा सीट ना मिले, वैलिड वोट्स के कटने पर एक्शन हो और नीट विवाद से परेशान छात्रों को सपोर्ट मिले। मतलब मजाक मजाक में ही सही, पर ये पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की बड़ी मांग कर रहे हैं। और इनकी मेंबरशिप की शर्तें सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इस पार्टी का मेंबर बनने के लिए आपका बेरोजगार, आलसी, हमेशा ऑनलाइन रहना और प्रोफेशनली शिकायत करने में माहिर होना जरूरी है ना? बिल्कुल बेतुका, लेकिन यही आज का इंटरनेट कल्चर है जो मीम्स और ह्यूमर के जरिए देश के युवाओं की असली फ्रस्ट्रेशन को बाहर ला रहा है। तो आज के इस एक्सप्लेनर के आखिर में हमारे सामने एक बहुत बड़ा और सोचने वाला सवाल खड़ा होता है। एक तरफ हमारे क्लासरूम्स फिनलैंड की तरह फिनोमिनल लर्निंग अपना रहे हैं और दूसरी तरफ वोटर्स अपनी आवाज़ उठाने के लिए डिजिटल सटायर का सहारा ले रहे हैं। तो सवाल ये है कि जैसे जैसे ये सिस्टम्स इवॉल्व हो रहे हैं, ये भविष्य में भारत की सिविक लाइफ को कैसे रीडिफाइन करेंगे? इसी सवाल के साथ मैं आज की चर्चा को यहीं विराम देता हूं। उम्मीद है आज आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग।